नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का दीर्घ द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। यह है सुपर 30 जीके जीएस वाली क्लास, जिसमें हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन के 30 शानदार प्रश्नों की। इस क्लास से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। तो आइए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? ऑप्शन हो जाता है आपका चुनाव, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, पंचायतें या फिर एक राज्यपाल की शक्तियाँ। तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यह जो है कि चुनाव से संबंधित है। चुनाव की बात जो है संविधान के भाग 15 में की गई है। एक प्रश्न ये भी उठता है कि जो मतदान का अधिकार होता है, मतदान का अधिकार होता है, यह मौलिक अधिकार है या फिर संवैधानिक? तो यह एक संवैधानिक अधिकार होता है, संवैधानिक अधिकार होता है। एक बात और हम जान लेते हैं कि तारकुंडे समिति के सिफारिश पर एक संविधान संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन, जिसके अनुसार मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? ऑप्शन आपका हो जाता है 18%, 25%, 28% या फिर 32%। तो जीएसटी में जो है कि 4 प्रकार के कर स्लैब की बात की गई है, 5%, 12%, 18% और 28%। तो जो सबसे उच्चतम कर स्लैब है वो है 28%। और कुछ बातें जान लेते हैं हम जीएसटी से संबंधित। तो जीएसटी जो है 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू हुआ था और यह 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसको लागू करने के लिए विजय केलकर समिति ने सुझाव दिया था। विजय केलकर समिति ने सुझाव दिया था और इसकी बात अनुच्छेद 279 में की गई है। अगर हम बात करें जीएसटी के प्रकार की, तो जीएसटी 3 प्रकार की होती है, सीजीएसटी, एस जीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी जो है जिसको केंद्र सरकार लागू करती है, एसजीएसटी को राज्य सरकार लागू करती है और आईजीएसटी को भी केंद्र सरकार ही लागू करती है जब एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, जिसे मन की बात कहा जाता है। यह कार्यक्रम पहली बार कब प्रसारित हुआ था? अक्टूबर 2014, अक्टूबर 2015, अक्टूबर 2016 या फिर अक्टूबर 2017? तो यह पहली बार 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर या फिर कर्नाटक। तो यहाँ सही आंसर हो जाता है कि सुपारी उत्पादक राज्यों में कर्नाटक जो है कि एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। यहाँ की जो सिरसी सुपारी, इसको जीआई टैग मिला है। सिरसी सुपारी को जीआई टैग मिला है। आइए जान लेते हैं और कुछ जीआई टैग के बारे में। वहीं हम बात करें कंदमान अगर हल्दी की हम बात करते हैं तो यह जो है कि उड़ीसा की है जिसको जीआई टैग मिला है। वहीं हम बात कर रहे हैं डिंडी गुलताले की अगर बात हम करें तो यह तमिलनाडु का। वहीं हम बात अगर कर लें जर्दालू अगर आम की अगर आप बात करते हैं तो यह आपका हो जाता है बिहार का। वहीं अगर हम बात कर लें आपका जो है कि एड्यूर मिर्च का, तो एड्यूर मिर्च जो है यह आपकी केरल की हो जाती है, केरल की। वहीं बात कर रहे हैं मिहिदाना की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है कि पश्चिम बंगाल का हो जाता है, पश्चिम बंगाल का। वहीं हम बात करें टेराकोटा की, अगर टेराकोटा की बात करें तो यह आपका गोरखपुर का हो जाता है, टेराकोटा आपका गोरखपुर का हो जाता है, जिसको जीआई टैग प्राप्त है। वहीं अगर हम बात कर लें काई चटनी, जो कि काई से बनाई जाती है, तो काई चटनी यह जो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह उड़ीसा की जिसको जीआई टैग मिला है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो ऑप्शन ए है आपका वृंदावन, वाराणसी, सारनाथ या फिर चित्रकूट। तो इनमें सही आंसर हो जाता है यह जो है कि वृंदावन में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर है। वृंदावन कहाँ? तो मथुरा में वृंदावन है। अच्छा, इसका निर्माण कौन करवा रहा है? तो इसका निर्माण जो है कि पागल बाबा द्वारा जो है इसका निर्माण कराया जा रहा है। इसमें क्या अच्छी बात है, तो यह मॉडर्न वास्तुकला का उदाहरण है, मॉडर्न वास्तुकला का उदाहरण है,
उदाहरण है, मतलब इसमें जो है कि आधुनिक तरीके से इसको बनाया जा रहा है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है। ऑप्शन ए हो जाता है आपका बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाता है कि सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेर शाह सूरी से और कुछ बातें जान ले हम, तो इसने जो है कि 178 ग्रेन का रुपया चलाया था, रुपया। वहीं हम बात करें तो 380 ग्रेन का इसने दाम चलवाया था, दाम। और इसने ही डाक प्रथा की शुरुआत की थी। डाक प्रथा की शुरुआत भी जो है कि शेर शाह सूरी ने की थी। और ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी शेर शाह सूरी करवाया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश बिहार सीमा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा, उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा या फिर उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड सीमा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है यह जो बुंदेलखंड क्षेत्र नामक सीमा है, यह जो है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है। इसमें जो है कि कई जिले से संबंधित हैं, जिसे हम नोट कर लेते हैं। इटावा आपका आ जाएगा इसके अंतर्गत। इटावा के अंतर्गत जालौन आ जाएगा, जालौन के बाद आपका झांसी आ जाएगा, इसी के अंतर्गत झांसी आ जाता है। झांसी के बाद बात करें तो ललितपुर इसके अंतर्गत आ जाता है। उसी के बाद आगरा आ जाता है आपका इसके अंतर्गत। आगरा के अलावा आपका जो है कि महोबा आ जाता है इसके अंतर्गत। महोबा के बाद जो है कि आपका बादा आ जाता है इसी के अंतर्गत। हम बात करें तो बादा आपका आ जाता है इसी के अंतर्गत। चित्रकूट आ जाता है इसी के अंतर्गत। चित्रकूट के बाद अगर हम बात करें तो प्रयागराज के अलावा आपका सोनभद्र ये सभी ज़िले जो हैं बुंदेलखंड नामक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातक, हिमीकरण या फिर विगलन। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाता है वाष्पीकरण, जो है कि जल चक्र प्रक्रिया में शामिल होती है। क्या होता है कि पहले वर्षा होती है। वर्षा जो है कि यह समुद्र में या फिर नदी में, तालाब में एकत्रित हो जाती है और यहाँ से वाष्पीकरण होकर पुनः यह बादल का रूप लेकर पुनः वर्षा करती है। तो इस प्रकार एक जल चक्र बन जाता है जिसमें वाष्पीकरण सम्मिलित है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया हो जाता है। ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता या फिर सीसा। इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है लोहा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला ऑप्शन हो जाता है आपका शीत निष्क्रियता, उत्खनन, क्लोरोनीकरण या फिर अनाइट्रीकरण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है क्लोरोनीकरण। क्लोरोनीकरण के द्वारा जो है कि जल को शुद्ध किया जाता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर भी मिलाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। उसके अलावा क्लोरीन गैस भी मिलाकर जो है कि पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। महासागर, सागर, खारा पानी या फिर नदी। तो मीठे पानी का अगर सबसे अच्छे स्रोत की बात की जाए तो वह हो जाता है आपका नदी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। मछली का तेल, चीनी, केला या फिर नारियल का तेल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है मछली का तेल, जो है कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा गाजर, अगर हम बात करें तो गाजर, चुकंदर, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि जो है कि विटामिन ए का स्रोत हैं। वहीं हम बात कर लें कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन आपकी हो जाती हैं बी और सी। और अगर बात करें वसा में घुलनशील विटामिन की, तो वसा में घुलनशील विटामिन हो जाती हैं ए, डी, ई और के। अगर हम बात कर लें कि विटामिन के वैज्ञानिक नाम की, तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक याद किए थे कि क्या, रथ एक टाफी, रथ एक टाफी। तो आपका र से हो जाता है मतलब ए, बी, सी, डी, ई और के। तो र से हो जाता है आपका रेटिनाल अर्थात विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनाल। बी से हो जाता है थायमिन। वहीं हम बात करें ए से हो जाता है एस्कॉर्बिक जो कि सी का नाम है। वहीं हम क से बात करें तो हो जाता है कैल्सीफेराल। टा से हो जाता है टोकोफेराल और फी से हो जाता है फिनोक्यूनिन। तो ये हो गए वैज्ञानिक नाम। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि केविन सिस्ट्रान और माइक क्रीगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं। ऑप्शन है आपका व्हाट्सअप,
ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाता है, यह जो है कि इंस्टाग्राम के संस्थापक हैं। इसकी स्थापना जो है कि 2010 में की गई थी इंस्टाग्राम की। वहीं हम बात कर लें कि व्हाट्सअप के बारे में, तो व्हाट्सअप का जो है कि इसकी स्थापना जेन क्रूम और ब्रायन एक्टन ने मिलकर की थी। वहीं अगर हम बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर की स्थापना जो है कि जैक डॉसी, नोह ग्लास, बिग स्टोन, इसके अलावा इवान विलियम्स, इन लोगों ने मिलकर जो है कि ट्विटर की स्थापना की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, गणेश शंकर विद्यार्थी, गोविंद वल्लभ पंत या फिर मदन मोहन मालवीय। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसकी स्थापना 4 फरवरी 1916 में बसंत पंचमी के दिन किया गया था। बसंत पंचमी के दिन जो है कि इसकी स्थापना की गई थी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका हो जाता है लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या फिर प्रयागराज। तो इसका सही आंसर हो जाता है बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है। इसको हम लोग भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग किसके नाम से? भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण 1784 ईस्वी में आसफ उद्दौला ने करवाया था। आसफ उद्दौला ने करवाया था। इसका निर्माण आसफ उद्दौला ने करवाया था। अगर इसकी बात करें लंबाई की तो यह 50 मीटर लंबा। वहीं हम बात करें तो यह 15 मीटर ऊंचा है। असरी नामक मस्जिद जो है कि इसी के अंतर्गत आती है। असरी नामक जो मस्जिद है वह भी इमाम बाड़ा के अंतर्गत आती है। और इस मस्जिद के परिसर में 2 ऊंची मीनारें हैं। इस मस्जिद के परिसर में जो है कि 2 ऊंची मीनारें हैं। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाता है लखनऊ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे शेर-ए-बलिया के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है आपका भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, चित्तू पांडे या फिर मंगल पांडे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है चित्तू पांडे को जो है कि शेर-ए-बलिया के नाम से जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा 19 अगस्त 1942 को इन्होंने बलिया में जो है कि एक समानांतर सरकार का गठन करके और उसके अध्यक्ष बने थे। आइए बात करते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं मंगल पांडे के बारे में। तो अगर हम मंगल पांडे की बात करें तो मंगल पांडे भी बलिया के रहने वाले थे। इनका संबंध जो है कि 1857 की क्रांति से है। 8 अप्रैल 1857 को इनको जो है कि 1857 क्रांति के अंतर्गत फांसी दे दी गई थी। यह जो है कि 34वीं बंगाल इन्फेंट्री से संबंध रखते थे। 34वीं बंगाल इन्फेंट्री से इनका संबंध था। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कर रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए हो जाता है आपका शारदा, चंबल, बेतवा या फिर घाघरा। इसमें सही आंसर हो जाता है परीक्षा बांध जो है यह बेतवा नदी पर बनाया गया है। यह लगभग झांसी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झांसी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर हम बात करें बेतवा की तो यह यमुना की सहायक नदी है और इस बांध का जो है प्रयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? ऑप्शन ए आपका 1947, 1951, 1950 या फिर 1948। तो इसका सही आंसर हो जाता है 1950 में जो है कि इसको उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को जो है कि इसका उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था। और 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं और इसकी घोषणा 2018 से की गई है कि 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाएंगे। वहीं हम बात करें उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की तो इसका जो है कि 9 नवंबर 2000 को इसके 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य उत्तराखंड बना था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो ऑप्शन है वराहगिरी वेंकटगिरी,
होरमसजी, फिरोज शाह मोदी, विश्वनाथ दास या फिर अकबर अली खां। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इनको हम लोग एचपी मोदी के नाम से भी जानते हैं। तो संयुक्त प्रांत के बाद जब उत्तर प्रदेश बना तो सर्वप्रथम जो है कि एचपी मोदी जी राज्यपाल बने थे। उसके बाद और हम कुछ बातें देख लेते हैं यहाँ पर। अगर वहीं बात करें पहली महिला राज्यपाल की, पहली महिला राज्यपाल की अगर बात करें तो पहली महिला राज्यपाल आपकी हो जाती हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू जी हो जाती हैं, सरोजिनी नायडू जी हो जाती हैं। वहीं अगर बात कर लें यहाँ पर कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी महिला, तो प्रथम महिला अगर मुख्यमंत्री की हम बात करें, महिला मुख्यमंत्री की, तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी हो जाती हैं सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। अगर वहीं बात कर लें हम कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम मुख्यमंत्री आपके हो जाते हैं गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत जो है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है आपका 1812, 1800, 1806 या फिर 1813। तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, यह विद्रोह जो है कि 1806 में हुआ था। ये बात करें कि वेल्लोर कहाँ है, तो वेल्लोर जो है कि मद्रास में है, मद्रास में, मद्रास का एक राज्य है यह। और यह जो है कि युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में जो है कि यह विद्रोह किया गया था। और यह एक प्रकार का हिंसक विद्रोह था जिसमें लगभग 200 ब्रिटिश सैनिक घायल हुए और कुछ मारे भी गए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन हो जाता है आपका राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या फिर स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, यह जो है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और कुछ बात जान लेते हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना की। वहीं हम बात करें तो 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। अगर हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो इन्होंने जो है कि आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। अगर हम बात करें केशव चंद्र सेन जी की, तो इन्होंने जो है कि प्रार्थना समाज की स्थापना की, प्रार्थना समाज की। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में। वहीं हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी की, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किए थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? 1835, 1825, 1853 या फिर 1840। तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, यह जो है कि 1853 में चलाई गई थी। प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 को जो है कि मुंबई से और थाने के बीच जो है कि प्रथम यात्री ट्रेन चलाई गई थी। यह जो है कि डलहौजी के द्वारा इस कार्य को किया गया था। इसीलिए डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? सिक्किम, पुणे, मद्रास, चेन्नई या फिर बॉम्बे अब मुंबई। तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, यह बॉम्बे मुंबई में स्थापित किया गया था। और यह ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है कि इसकी स्थापना की गई थी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? 1909, 1920, 1895 या फिर 1897। तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यह 1909 में अधिनियमित किया गया था। इसके अनुसार कार्य क्या हुए थे? तो विधानमंडल के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई थी। विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल के दोनों में जो है कि शक्ति और कार्य में वृद्धि कर दी गई। पृथक निर्वाचन और पृथक मताधिकार की व्यवस्था की गई, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम एकता को भंग कर दिया। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले सुभाष चंद्र बोस जी थे। इन्होंने 4 जून
4 जून 1944 को सिंगापुर से रेडियो के माध्यम से सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारा था। सर्वप्रथम महात्मा राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। वहीं हम बात कर लेते हैं कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। और कुछ हम बातें देख लेते हैं कि नेताजी की उपाधि किसके पास थी। तो नेताजी की उपाधि जो है कि सुभाष चंद्र बोस को मिली थी। सुभाष चंद्र बोस को मिली थी। और ये उपाधि दिया किसने था, तो ये उपाधि दी थी एडोल्फ हिटलर के द्वारा। एडोल्फ हिटलर के द्वारा जो है कि यह उपाधि दी गई थी। वहीं हम बात कर लेते हैं सरदार किसकी उपाधि थी। सरदार की अगर बात करें तो यह वल्लभ भाई पटेल की उपाधि थी। वल्लभ भाई पटेल की उपाधि थी, जिसको जो है कि वरदौली की महिलाओं ने दिया था। वहीं हम बात कर लें देश रत्न या फिर अजात शत्रु की अगर हम बात करें तो यह उपाधि जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिली थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिली थी। और यह उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो यह महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु की उपाधि दी गई थी। वहीं हम बात करें कायदे आजम किसकी उपाधि थी। कायदे आजम की अगर हम बात कर ले रहे हैं तो कायदे आजम जो है कि मोहम्मद अली जिन्ना की उपाधि थी। मोहम्मद अली जिन्ना की उपाधि कायदे आजम थी, जिसको जो है कि महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। वहीं हम बात कर ले रहे हैं अगर देश नायक किसको कहा गया। देश नायक की उपाधि की अगर हम बात कर लें तो देश नायक की उपाधि जो है कि सुभाष चंद्र बोस की थी। सुभाष चंद्र बोस जी की थी। और ये उपाधि दिया किसने था, तो यह दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कि यह उपाधि दी गई थी। वहीं हम बात कर लेते हैं राजा की उपाधि किसकी थी, तो राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय की थी। और यह उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। वहीं हम अगर बात कर लें विवेकानंद की उपाधि, तो विवेकानंद की उपाधि जो थी यह स्वामी विवेकानंद को मिली थी। और देने वाला कौन था, तो महाराजा खेतड़ी के द्वारा जो है कि यह स्वामी की उपाधि विवेकानंद जी को दी गई थी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाता है आपका कर्नाटक, असम, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाता है इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। केरल की यह जो है कि इडुक्की जिले में स्थित है। और इसका विस्तार जो है कि 97 वर्ग किमी में है। 97 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। आइए जान लेते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है। पानी, मृदा, हवा या फिर कवक। तो इसमें सही आंसर हो जाता है आपका जो डी कवक जो है कि यह अजैविक नहीं है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि तमिलनाडु में किस जिले में कलनई के नाम से जाने जाने वाला ग्रैंड एनिकट बांध है, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है। यह कहाँ पर स्थित है, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, ईरोड या फिर कोयम्बटूर। तो इसमें सही आंसर हो जाता है यह जो है कि तिरुचिरापल्ली में स्थित है। और यह बहुत प्राचीन बांध है। और यह जो है कि कावेरी नदी पर स्थित है। और इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है कि चोल राजा करिकाल के द्वारा जो है कि इसका निर्माण कराया गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन हो जाता है आपका ब्राज़ील, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडोनेशिया। इसमें सही जवाब हो जाता है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित और कुछ बातें करें तो इसकी राजधानी जो है कि कैनबरा है। कैनबरा। वहीं अगर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछ लें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी पर्थ हो जाती है। यहीं पर ग्रेट बैरियर रीफ भी यहीं पर स्थित है। और बात करें तो यहाँ पर कालगुर्ली और कुलगार्डी जो है यह दोनों सोने की खानें यहीं पर स्थित हैं। अगर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो हो जाती है कोशिमको जो है कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को हम लोग प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। प्यासी भूमि का देश भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। यहीं पर टारस जल संधि है जो कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूगिनी से अलग करती है। कौन सी, तो टारस जल संधि यहीं पर है जो कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूगिनी से अलग करती है। आइए देख लेते हैं अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन आपका हो जाता है कावेरी, ब्रह्माणी, वैगई या फिर पेन्नार। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है पेन्नार नदी को हम लोग जो है कि पिनाकिनी के नाम से भी जानते हैं। यह पेन्नार नदी जो है कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। यह नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है। नंददुर्ग पहाड़ी से यह
निकलती है और यह जाकर जो है कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर यह मिल जाती है। इनकी अगर हम सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी में पापाधन, उसके अलावा चित्रावती इसकी जो है कि सहायक नदियाँ हैं। वही हम बात कर लें कावेरी की, तो कावेरी जो है यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। अगर हम बात करें वैगई की, तो यह कंडन मणिकन्यूर से निकलती है। अगर वहीं हम बात कर लें अगर कृष्णा की, तो कृष्णा यह महाबलेश्वर से निकलती है। तो ये रही आज की हमारी क्लास। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।